हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो अगर आप लोग यूपी जीआईसी मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब आपको लग रहा है कि आपका जो जीआईसी प्री का एग्जाम है वो निकल जाएगा, आपके मार्क्स ठीक ठाक बन रहे हैं, ठीक ठाक क्वेश्चन आपके सॉल्व हो रहे हैं, है ना, तो आप डेफिनेटली जीआईसी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, चाहे वो कहीं से भी स्टार्ट कीजिए, क्योंकि एग्जाम में टाइम बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको। 30 अगस्त अभी जो डेट है एग्जाम की टेंटेटिवली, तो वो 30 अगस्त को एग्जाम होना है, तो 2 महीने में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अब ऐसा तो है नहीं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन रट के चले जाओगे या कोई एक सब्जेक्ट है, तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, तो उनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस तभी होगी जब आप उनको लिखोगे, है ना, क्योंकि उसको प्रॉपर तरीके से आपको लिखना भी पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ पर आपकी कॉपी चेक होनी है। भाई ऑब्जेक्टिव के एग्जाम में तो क्या होता है कि हाँ ठीक है, रफ में कर लिया और राइटिंग का इतना कोई इशू है नहीं। यहाँ पर आपको राइटिंग का भी ध्यान रखना है, स्टेप्स का भी ध्यान रखना है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको लग रहा है कि आपके मार्क्स ठीक ठाक आ रहे हैं या बहुत अच्छे खासे मार्क्स आपके आ रहे हैं और आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। इन केस अगर आप बाउंड्री पे हैं कि आप 90% ये सोच रहे हैं कि हो जाएगा, 10% आपके दिमाग में है कि नहीं होगा, तो भी आपको प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी, क्योंकि उसका कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं। मतलब अगर आप रिजल्ट के वेट में बैठे रहेंगे कि रिजल्ट आएगा, मान लो रिजल्ट जुलाई में आया तुम्हारा, तब तक इतना टाइम तुम्हारा खराब हो चुका होगा। तो मेरा ये कहना है, चाहे यूट्यूब पे ये भी प्रिपरेशन ये स्टार्ट कर दो, पर धीरे धीरे अपनी जो प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट कर दो। तो कल क्वांटम मैकेनिक्स का एक लेक्चर मैंने लिया था, जिसके अंदर आपको श्रोडिंजर इक्वेशन के बेसिक जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो डिस्कस किए थे। आज भी मैं श्रोडिंजर इक्वेशन के बेसिक क्वेश्चन ही डिस्कस करूंगा। इसके आगे वाले लेक्चर में भी मैं श्रोडिंजर इक्वेशन के बेसिक लेक्चर ही डिस्कस करूंगा। तो पहले मैं क्वांटम मैकेनिक्स के जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको डिस्कस करूंगा, देन फिर हम दूसरे सब्जेक्ट की तरफ चलेंगे। सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला है फाइंड द एक्सप्लिसिट फॉर्म्स ऑफ द ऑपरेटर डी अपॉन डी एक्स प्लस एक्स का होल स्क्वायर और डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स। बेसिकली ये क्वांटम मैकेनिक्स में जो श्रोडिंजर इक्वेशन है उसके बेसिक्स के क्वेश्चन है। उसके पहले भी मैंने आपको एक बेसिक से क्वेश्चन कराए थे जो कि डेंसिटी के ऊपर थे, है ना, जिसमें फ्लक्स डेंसिटी पूछा था। अब हम कर रहे हैं ये ऑपरेटर्स के बेसिक क्वेश्चन। तो धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे तो क्वेश्चंस का जो लेवल है वो भी बढ़ता हुआ चला जाएगा। और क्वेश्चन तो हमें सारे तरह के करने पड़ेंगे, ऐसा है नहीं कि टफ क्वेश्चन कर लोगे सिंपल क्वेश्चन नहीं आते, है ना, या फिर सिंपल क्वेश्चन कर लोगे तो थोड़े बहुत मॉडरेट भी करना पड़ेंगे। तो सारे तरह के क्वेश्चन करके चलोगे जब ओवरऑल प्रैक्टिस आपकी होगी। तो पहला जो पार्ट है उसमें जो हमें लिखा हुआ है, सबसे पहले ये पहला वाला ले लेता हूं मैं। तो इसमें हमें लिखा है डी अपॉन डी एक्स प्लस एक्स और इसका स्क्वायर। तो इसको मैं स्क्वायर वाले को ऐसे लिख रहा हूं, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं डी अपॉन डी एक्स प्लस एक्स और डी अपॉन डी एक्स और प्लस एक्स। इसको इस तरह से लिख दिया मैंने, ठीक है। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, मेरे हिसाब से इसको समझने में किसी को दिक्कत होगी नहीं कि इसको कैसे लिख दिया। अब हम मान लेंगे कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है हमारे पास। लेट कंसीडर a continuous function, let consider a continuous function, और वो कंटिन्यूअस फंक्शन जो है वो मान लिया हमने साई है। साई, और साई किसका फंक्शन है? एक्स का, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंशिएशन किससे हो रहा है? एक्स से हो रहा है। तो मेरे पास जो ये लिखा हुआ है डी अपॉन डी एक्स प्लस एक्स, और ये जो लिखा हुआ है डी अपॉन डी एक्स प्लस एक्स, तो यहाँ ये कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया, तो यहाँ मैंने साई लगा दिया। अब करना क्या है आपको ये करना है कि ये पहले वाला जो है इसको तो एज इट इज लिखा रहने दो, डी अपॉन डी एक्स प्लस एक्स, और यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा डी साई। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डी साई ओवर डी एक्स, प्लस ये क्या हो जाएगा? यहाँ से ये बन जाएगा एक्स साई। ये क्या बन जाएगा? एक्स साई बन जाएगा, ठीक है ना। कुछ नहीं किया है, सिंपल सा बस इस फंक्शन के साथ इसको मैंने क्या कर दिया है? मल्टीप्लाई कर दिया है। अब आपको क्या करना है? इस डी अपॉन डी एक्स से एक बार इस पूरे को डिफरेंशिएट करना है, फिर इसके बाद साथ एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मतलब कुल मिलाकर क्या कर रहा हूं मैं? मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो मल्टीप्लाई करोगे जब आपको क्या मिलेगा? डी अपॉन डी एक्स। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो डी साई अपॉन डी एक्स और प्लस एक्स साई, और प्लस यहां पर हो गया एक्स, ये हो गया डी साई ओवर डी एक्स, और प्लस ये हो गया एक्स साई। क्या हो गया? एक्स साई हो गया। अब यहां पर इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन कैसे होगा इसका? करोगे तो ये बनेगा डी टू साई अपॉन डी एक्स टू, प्लस यहां पर बनेगा डी अपॉन डी एक्स, और ये हो जाएगा एक्स साई, प्लस यहां पर क्या बनेगा? ये बनेगा एक्स
डी साई अपॉन डी एक्स और प्लस ये क्या बनेगा एक्स स्क्वायर साई, ये क्या बनेगा एक्स स्क्वायर साई। अब इसको सिंप्लीफाई करो, तो फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये डी टू साई ओवर डी एक्स टू, ये तो एज इट इज आएगा। अब यहाँ पर ये यूवी मेथड से डिफरेंशिएशन हो जाएगा, एक बार एक्स का कर दो एक बार साई का कर दो, तो जब एक बार एक्स का करोगे तो साई बाहर, तो साई बाहर, तो ये लिखा जाएगा डी एक्स अपॉन डी एक्स। फिर एक बार साई का कर दो तो ये लिखा जाएगा एक्स डी साई अपॉन डी एक्स, और उसके बाद फिर आपको जो वैल्यू थी एक्स डी साई अपॉन डी एक्स एज इट इज लिखना है, एक्स डी साई अपॉन डी एक्स, और प्लस लास्ट में क्या लिखा होता है एक्स स्क्वायर साई, तो ये एक्स स्क्वायर साई एज इट इज। तो यहां से ये बन जाएगा 1, है ना, ये बन जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, तो यहां से बनेगा डी टू साई, यहां से क्या बनेगा, ये बनेगा डी टू साई अपॉन डी एक्स टू, प्लस ये हो जाएगा 2x डी साई अपॉन डी एक्स, प्लस यहां पर लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर साई, और प्लस ये बन गया साई ये वाला, क्योंकि डी एक्स अपॉन डी एक्स क्या हो गया 1 हो गया। अब इस पूरे में से कॉमन निकाल लिया मैंने साई, तो ये बना डी टू अपॉन डी एक्स टू, प्लस ये बना 2x डी अपॉन डी एक्स, प्लस ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये हो गया हमारे पास साई। ये किसकी वैल्यू आ गई, साई की वैल्यू आ गई। तो जो हमारे पास वैल्यू थी, तो वैल्यू किसकी निकालनी थी हमें, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, तो उस स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ गई, इसके बराबर, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स टू प्लस 2x डी अपॉन डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसके बराबर ये वैल्यू आ गई। तो ये हमने इसका क्या निकाल लिया, एक्सप्लिसिट फंक्शन निकाल लिया। ठीक है, ये क्या निकाल लिया हमने, एक्सप्लिसिट फंक्शन निकाल लिया। अब दूसरा वाला जो दिया है वो दिया है डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, दूसरा वाला जो दिया है वो दिया है डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, तो ये दिया है डी अपॉन डी एक्स और यहां दिया है साइन एक्स। तो यहां पर भी वैसे ही करना है, यहां पर भी हम एक फंक्शन मान लेंगे, तो यहां पर भी वैसे ही फंक्शन मान लो, तो ये बन जाएगा डी अपॉन डी एक्स और यहां हो जाएगा साइन एक्स, और यहां पर आप लिख दोगे साई, पर आपको यहां पर लिख देना है कंसीडर अ कंटिन्यूअस फंक्शन, तो यहां पर आपको ये लाइन ऐड कर देनी है कि कंसीडर अ कंटिन्यूअस फंक्शन। मतलब आपको कुछ भी चीज ये नहीं माननी है कि अज्यूम कर लिया आपने मन ही मन में, उसको लिख देना बस वहां पे, कंसीडर अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ये आपके लिए भी अच्छा रहेगा कि आप कभी दिमाग से निकल भी जाए कि यार ये स्टेप कहाँ से आ गया, तो आपको पता होगा कि आपने लिखा है, ये वैल्यू आपने कंसीडर की है। तो क्या करना है, इसका यूवी मेथड से इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो यूवी मेथड से डिफरेंशिएशन करोगे तो एक बार साई बाहर लिख दिया, ये हो गया डी अपॉन डी एक्स और ये हो गया साइन एक्स, प्लस साइन एक्स को बाहर लिख दिया तो ये हो गया डी अपॉन डी एक्स और ये साई हो गया। तो साइन एक्स का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो बनेगा कॉस एक्स, तो यहां से बन जाएगा साई और ये बन जाएगा कॉस एक्स, प्लस यहां से साइन एक्स और डी साई अपॉन डी एक्स रहेगा ये, तो ये रहेगा साइन एक्स और ये क्या रहेगा डी साई ओवर डी एक्स। इस पूरे में से आप कॉमन निकाल लोगे साई, तो ये बन जाएगा कॉस एक्स प्लस ये बन जाएगा साइन एक्स और डी अपॉन डी एक्स, और इस पूरे में से कॉमन निकाल लिया आपने साई। तो हमारे पास जो ये वैल्यू है डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स और इसमें आपने ये फंक्शन लिया था साई, तो ये वैल्यू किसके बराबर बन रही है, ये वैल्यू बन रही है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी अपॉन डी एक्स और साई। तो इसका मतलब जो ये ऑपरेटर है ये, तो यहां जो डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स है इसकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो गई, वो वैल्यू हो गई इक्वल कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी अपॉन डी एक्स। तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो गई, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स की वैल्यू जो है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी अपॉन डी एक्स के इक्वल हो गई। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एक्सप्लिसिट एक्सप्रेशन ऑफ ऑपरेटर। तो ये ठीक वैसे ही करना है जो हमने सबसे पहला वाला किया था। तो एक्सप्लिसिट ऑपरेटर का इसका निकालना है, तो क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख दो ए डी अपॉन डी ए जो लिखा है स्क्वायर में, इसको पहले की तरह लिख दो, क्या लिख दो ए डी अपॉन डी ए, और यहां पर भी लिख दो ए डी अपॉन डी ए। ये ठीक वैसे ही कर दिया मैंने जैसे पहले किया था। फिर हमें यहां पर कंटिन्यूअस फंक्शन लेना है, तो क्या लिखोगे, लेट कंसीडर अ कंटिन्यूअस फंक्शन, कंसीडर अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो अब हमने कंटिन्यूअस फंक्शन कंसीडर किया, वो कंटिन्यूअस फंक्शन जो है वो क्या हो गया, साई हो गया, और साई किसके बराबर है, साई एक्स। तो यहां पर आप क्या लिख दोगे, यहां पर लिख दोगे ए डी अपॉन डी ए और ये क्या हो जाएगा ए डी अपॉन डी ए
और ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर साई आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ये हो जाएगा ए डी अपॉन डी ए, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए डी साई, ए डी साई अपॉन डी ए डी साई अपॉन डी ए, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। तो ये ए हो गया, अब डी अपॉन डी ए से डिफरेंशिएट करना है, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ डी अपॉन डी ए, और इस वाली वैल्यू को ऐसे लिख दिया ए डी साई अपॉन डी ए डी साई अपॉन डी। सारी जो गड़बड़ है वो यही होगी कि ये डिफरेंशिएशन जब आप करोगे तो अब इसको यूवी की तरह डिफरेंशिएट करो, यानी कि एक बार ए को ए के लिए कर दो डी साई अपॉन डी ए को कांस्टेंट, तो ये वाला ए बाहर, तो जब ए के लिए करोगे तो डी ए अपॉन डी ए, और ये वाला एज इट इज डी साई अपॉन डी ए एज इट इज लिखा रहेगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको डी साई वाले का करना है, तो ए बाहर, तो ये बन जाएगा डी टू साई, ये बन जाएगा डी टू साई अपॉन डी ए टू, ये क्या बन जाएगा डी टू साई अपॉन डी ए टू बन जाएगा। ठीक, अब यहां से ये डी अपॉन डी ए, ये क्या वैल्यू दे देगा, वन वैल्यू दे देगा, ये वन वैल्यू दे देगा, तो आपके पास क्या बचेगा, यहां से बचेगा ए, और इसने वैल्यू दे दी वन, तो ये बचेगा डी साई ओवर डी ए, तो यहां से क्या बचेगा डी साई ओवर डी ए, प्लस यहां से बचेगा ए, और ये हो जाएगा डी टू साई, ये क्या बचेगा डी टू साई ए, डी टू साई अपॉन डी ए टू, डी टू साई अपॉन डी ए टू, ये वैल्यू बचेगी। तो यहां पूरे में से कॉमन आ गया ए, अब इसमें से साई कॉमन निकाल लो, तो साई कॉमन निकाल लोगे तो ए, यहां आ गया डी साई अपॉन डी ए, ये साई कॉमन निकाल लिया तो साई को हटाओ यहां से, तो ये हो गया डी अपॉन डी ए प्लस ये ए, ये हो गया डी टू अपॉन डी ए टू, और ये साई कॉमन चला गया। तो आपको वैल्यू निकालनी थी ए डी अपॉन डी ए स्क्वायर, और ये साई, तो ये किसके बराबर हो गया ए, ये हो गया डी अपॉन डी ए प्लस ये हो गया ए, ये हो गया डी स्क्वायर अपॉन डी ए टू, और ये हो गया साई। तो यहां से साई और साई जो है वो कॉमन, मतलब जो फंक्शन हमने माना था, तो इसका मतलब इस वाली जो ऑपरेटर की वैल्यू है वो क्या हो गई, ये वाली वैल्यू हो गई। दैट मीन्स कि ये जो वैल्यू है ये हमने इस ऑपरेटर की वैल्यू निकाल ली जैसे हमने पहले निकाली थी, तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया, है ना। तो आई होप यहां तक सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इफ एन ऑपरेटर ए इज डिफाइंड सच दैट ए कैप डॉट ए कैप इज इक्वल्स टू आई, यानी कि आइडेंटिटी ऑपरेटर, देन फॉर एनी स्केलर थीटा एक्सपोनेंशियल थीटा ए इज इक्वल्स टू कॉस हाइपरबोलिक थीटा आई प्लस साइन हाइपरबोलिक थीटा आई। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको एक्सपोनेंशियल एक्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो वी नो दैट ई पावर एक्स जो होता है वो बराबर होता है वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, है ना, और एंड सो ऑन, इस तरह से वैल्यू चलती जाती है। तो अगर मैं लिखूं ई पावर थीटा ए, तो यहां पर एक्सपोनेंशियल में लिख दिया मैंने, तो एक्सपोनेंशियल थीटा ए ऐसे अगर मैं लिखता हूं तो ये कितना होगा, ये होगा वन प्लस थीटा ए कैप प्लस ये हो जाएगा थीटा ए कैप इसका स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस ये हो जाएगा थीटा ए कैप का क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, और ये हो जाएगा थीटा ए कैप की पावर 4 फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। इस तरह से वैल्यू क्या करती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। अब इनको मेरे को अलग अलग करके लिखना है। अलग अलग करके कैसे, इसको लिखा मैंने वन प्लस यहाँ हो जाएगा थीटा ए कैप स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, ठीक। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा पावर 4, तो ये थीटा पावर 4 और ए कैप पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। और जो ऑड वाले हैं उनको मैंने अलग लिख दिया, तो ऑड वाले अलग, यानी कि ये थीटा ए कैप प्लस यहां से लिखा थीटा ए कैप क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस ये कितना हो गया थीटा ए कैप और ये फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 और प्लस एंड सो ऑन। इस तरह से इस वैल्यू को मैंने लिखता चला गया। तो अब इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको देखो इस तरह से लिखना है आपको। यहां पर वन प्लस ये जो लिखा है थीटा स्क्वायर, इसको ए स्क्वायर को आप ऐसे लिख दो, ए कैप डॉट ए कैप अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस यहां पर थीटा पावर 4
और A4 जो लिखा है उसको ऐसा लिख दो, ए, इनके सबके ऊपर कैप लगी हुई है, ए कैप ए कैप ए कैप ए कैप अपॉन फैक्टोरियल 4। सिमिलरली जो ऑड वाले हैं उसको भी ऐसे लिखूं, तो ऑड वाले में यहाँ क्या आएगा, थीटा है ना, यहाँ क्या आएगा, थीटा ऑड वाले में, और ए आएगा, तो ए को मैं बाहर ले जा रहा हूँ, इसको स्क्वायर बना रहा हूँ मैं कुल मिला के। यहाँ क्यूब लिखा है तो यहाँ थीटा क्यूब एक ए अपॉन फैक्टोरियल 3। यहाँ थीटा पावर 5 लिखा है तो 4 ए रख लेता हूँ, 1 2 3 4, एक ए को मैं बाहर ले जाता हूँ तो ये हो गया फैक्टोरियल 5। ये क्या बन गया, फैक्टोरियल 5, और एक ए जो है उसको मैंने बाहर ले लिया तो अब यहाँ देखो ध्यान से कि जो ए और ए है वो आई है, यानी कि ए पावर 4 जो है वो भी क्या देगा, आई देगा, है ना, वो भी आई का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए डॉट ए, आई मतलब यूनिट। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा 1 प्लस यहाँ पर बनेगा थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस यहाँ बनेगा थीटा पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन, प्लस यहाँ पर ये आई तो यहाँ बनेगा थीटा प्लस थीटा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस यहाँ बनेगा थीटा पावर 5, यहां पर बनेगा थीटा पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन, और यहां पर आ गया ए, यहां पर क्या आ गया, ए आ गया। अब ये जो 1, अच्छा मैं यहां लिख देता हूं क्योंकि हमें ये गिवन है कि ए डॉट ए ये किसके बराबर है, आई के बराबर है। अब ये जो है ये वाला ये तो क्या बन गया, कॉस हाइपरबोलिक बन गया, और ये वाला जो है ये क्या बन गया, साइन हाइपरबोलिक बन गया। ये वाला जो है क्या बन गया, साइन हाइपरबोलिक बन गया, और इसको आप आई से मल्टीप्लाई कर सकते हो, आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो यहां से आई को आप कॉमन निकाल लो, आई ऐसे, तो ये बन जाएगा कॉस हाइपरबोलिक, तो पहला वाला बन जाएगा कॉस हाइपरबोलिक थीटा, और ये बन गया आई, और इसी तरह से ये वाला बन जाएगा साइन हाइपरबोलिक, तो ये बन जाएगा साइन हाइपरबोलिक थीटा, और ये ए कैप। तो इसको हमारे पास जो आंसर है ये वाला जो प्रूव हो गया कि कॉस हाइपरबोलिक थीटा आई प्लस साइन हाइपरबोलिक थीटा ए, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है शो दैट द सम ऑफ टू लीनियर ऑपरेटर्स show that the sum of two linear operators is also linear. If A and B are two linear operators, then A plus B is also linear. A और प्लस B जो है वो भी आपस में क्या होंगे, लीनियर होंगे, तो ये हमें शो करना है। सबसे पहली बात है शो दैट द सम ऑफ टू लीनियर ऑपरेटर्स इज ऑल्सो लीनियर, हमें ये शो करना है, और A और B जो है वो दो लीनियर ऑपरेटर है। तो मान लिया हमारे पास दो फंक्शन है, एक है F और एक है G, और एक C कोई कांस्टेंट है। तो ऑपरेटर ए और बी अगर ये लीनियर है तो ये क्या करेंगे, कम्यूट करेंगे किसके साथ, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी के साथ, और साथ ही साथ वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है उसको भी फॉलो करेंगे। ठीक, तो सॉल्यूशन में क्या लिखोगे आप, सबसे पहले तो आप लिख दोगे लेट अस कंसीडर टू फंक्शंस एफ एंड जी and C is a constant, और एक हमने मान लिया C, जो C है वो क्या है, कांस्टेंट है। since the operator कौन कौन से ऑपरेटर, ऑपरेटर A and B are linear operator, A operator and B operator are linear operator, therefore they will commute with arbitrary constant C and also follow the distributive law, और साथ में कौन सा लॉ फॉलो करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो करेंगे। अब मैं कह रहा हूं कि ए और बी लीनियर ऑपरेटर है,
तो ये सी के साथ क्या करेंगे, कम्यूट करेंगे। यानी कि अगर आप ऐसा लिखते हो, ए ऑपरेटर को अप्लाई करते हो फंक्शन सी, सी स्केलर फंक्शन है तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सी ए एफ। इसी तरह से अगर आप लिखते हो बी ऑपरेटर को अप्लाई करते हो सी जी के ऊपर, क्योंकि हमने दो कांस्टेंट लिए हुए, या एफ के ऊपर अप्लाई कर दो, तो इसको एफ के ऊपर अप्लाई करते हो तो ये लिखा जाएगा सी और बी एफ। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये कौन सा ऑपरेटर है, लीनियर ऑपरेटर है। अब अगर इसके मैं ए ऑपरेटर को ऐसे अप्लाई कर दूं किसी फंक्शन के सम के ऊपर, एफ और जी के ऊपर, तो ये क्या बनेगा, ए ऑपरेटर एफ प्लस ए ऑपरेटर जी, ऐसा बन जाएगा। और इसी तरह से सिमिलरली बी ऑपरेटर को अगर अप्लाई करूं एफ प्लस जी के ऊपर, तो ये बन जाएगा बी एफ ऑपरेटर, बी ऑपरेटर एफ, बी ऑपरेटर एफ और बी ऑपरेटर जी, ये हमारे पास बन जाएगा, है ना। एक बार एफ पे अप्लाई कर दिया, एक बार एफ प्लस जी पे अप्लाई कर दिया। अब दोनों का सम जो है, दोनों का सम क्या है, ए प्लस बी है। इसको मैं किसी फंक्शन पे लगाऊं सी एफ पे, सी तो स्केलर है तो इंडिविजुअली दोनों पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या बनेगा, ए सी एफ प्लस ये क्या बनेगा, बी और सी एफ, ये क्या बनेगा, बी सी एफ। अब ए सी एफ जो है वो किसके बराबर है, सी ए एफ के। तो यहां से ये वैल्यू सी और ये हो जाएगा ए ऑपरेटर एफ प्लस यहां से ए सी, ये हो जाएगा बी ऑपरेटर एफ, है ना। यानी कि जो इक्वेशन फर्स्ट है उससे मैंने ये वैल्यू लिख दी है, उससे वैल्यू लिख दी। तो यहां से कॉमन क्या आ जाएगा, सी कॉमन आ जाएगा और ये बन जाएगा ए प्लस बी एफ। ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी एफ, ये हमारे पास बन जाएगा जब मैंने इक्वेशन किसका यूज किया है, फर्स्ट का यूज किया है। अब यहां बिना सी के अगर मैं इसका यूज करूं, बिना सी के मतलब अगर मैं इसको इस तरह से लिखता हूं कि ए प्लस बी और डायरेक्ट मैं अप्लाई कर रहा हूं किसके ऊपर, फंक्शन एफ प्लस जी के ऊपर, जैसा कि मैंने पहले किया था सम वाले केस में। तो इसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूं, तो इसको आप कैसे लिखोगे, एक बार ए ऑपरेटर को अप्लाई कर दो एफ प्लस जी के ऊपर और एक बार बी ऑपरेटर को अप्लाई कर दो किसके ऊपर, एफ प्लस जी के ऊपर, एफ प्लस जी के ऊपर। इनको इंडिविजुअली लिखो तो ये लिखा जाएगा ए ऑपरेटर एफ प्लस ए ऑपरेटर जी प्लस यहां पर बी ऑपरेटर एफ प्लस यहां पर बी ऑपरेटर जी, इस तरह से लिखा जाएगा ये। तो यहां से f और ये f, ये दोनों को साथ में ले लिया तो ये बन जाएगा a प्लस बी एफ, और g वालों को साथ में ले लिया तो ये बन जाएगा a प्लस बी और ये क्या बन जाएगा g। तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी एफ और ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी, ये क्या बन जाएगा, g बन जाएगा। तो जो सम ऑफ ऑपरेटर है a प्लस बी वो सेटिस्फाई कर रहा है दोनों कंडीशंस को, वो सेटिस्फाई कर रहा है दोनों कंडीशन को, और ये डिफाइन कर रहा है कि जो ए और बी है वो कौन सा ऑपरेटर है, लीनियर ऑपरेटर है। तो दस द सम ऑफ द ऑपरेटर्स ए एंड बी satisfies both the conditions satisfy both the conditions defining the linear operator so a plus b is linear। तो जो a प्लस बी है वो क्या होगा, लीनियर होगा। अब जिस तरह से हमें किस में पूछा है, सम में, उसी तरह से किस में पूछा जा सकता है इसको, प्रोडक्ट में, कि इनका जो प्रोडक्ट है वो भी क्या होगा, लीनियर होगा। तो आपको करना कैसे है, यहाँ पर पहले तो वही करना है, आपको कंसीडर करना है दो फंक्शन। हालांकि मैं वो यहाँ लाइनें नहीं लिख रहा हूँ, पर आपको अपने आंसर में ध्यान रखना है। तो एफ और जी दो फंक्शन है, सी एक कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट होगा दोनों लीनियर ऑपरेटर का ए बी का, तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पर भी फॉलो होंगे। तो यहां पर आप कैसे लिखोगे, ए बी, ये दो ऑपरेटर है और दो फंक्शन आपने कंसीडर कर लिए एफ और जी, और एक कांस्टेंट, कौन सा, एक कांस्टेंट आपने कंसीडर कर लिया सी। अब यहां पर पहले बी को अप्लाई करोगे उसके बाद ए को। जब बी को अप्लाई करोगे तो क्या लिखा जाएगा, ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर सी और एफ, क्योंकि सी कांस्टेंट है, सी आ जाएगा बाहर, सी बाहर आ जाएगा तो ऐसे लिखा जाएगा ए सी और फिर ये लिखा जाएगा बी और एफ, ऐसे लिखा जाएगा बी और एफ, क्योंकि सी कांस्टेंट है तो सी सबसे बाहर, तो ये हो जाएगा ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर और एफ ऑपरेटर, एफ फंक्शन।
ये फंक्शन को सॉल्व करने का तरीका है दो ऑपरेटर से, पहले बी ऑपरेटर काम करेगा फिर उसके बाद ए ऑपरेटर काम करेगा, ऐसा सॉल्व होगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप पहले ए को उसके ऊपर अप्लाई कर दो, ठीक है। अब जो बी एफ लिखा हुआ है, बी ऑपरेटर जो को अप्लाई किया हुआ है एफ के ऊपर, मान लेते हैं उसकी वैल्यू कैपिटल एफ है, तो लेट बी ऑपरेटर एफ, ये जो वैल्यू है कैपिटल एफ है, ये वैल्यू कैपिटल एफ है, तो यहां पर जो लिखा हुआ है ये, तो ये जो है ये जो लिखा हुआ है और यहां पर बन रहा है ए सी, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं एफ, है ना, ए सी एफ। तो हेंस ये क्या लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है ए बी सी एफ, ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, ए ऑपरेटर सी और ये कैपिटल एफ, और सी बाहर आ गया तो ये आ जाएगा सी ए ऑपरेटर और एफ की वैल्यू किसके बराबर है, बी एफ के बराबर है। एफ की वैल्यू किसके बराबर है, बी एफ के बराबर है। अब इसको दोनों के सम के लिए अप्लाई कर दो, तो अगेन ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर, अगेन ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर, और इसको मैंने अप्लाई कर दिया एफ प्लस जी के ऊपर, किसके ऊपर, एफ प्लस जी के ऊपर। तो पहले ए ऑपरेटर को अप्लाई कर दो, ये बी, और ये हो गया एफ प्लस जी, तो यहां से क्या बनेगा, ए ऑपरेटर, और ये बनेगा बी ऑपरेटर एफ प्लस बी ऑपरेटर जी बी ऑपरेटर जी, और फिर यहां से क्या बनेगा, ये बनेगा ए बी एफ, ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर एफ प्लस ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर जी, ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर जी। तो जो ए बी है वो कम्यूट कर रहा है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी के साथ, और साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो भी फॉलो कर रहा है। तो सिंस सो ए बी ऑपरेटर जो है वो कम्यूट कर रहा है, कम्यूट विद आर्बिट्रेरी कांस्टेंट C and obeys the distributive law, hence it is a linear operator, इसलिए कौन सा ऑपरेटर है, ये लीनियर ऑपरेटर, ठीक है। तो होपफुली जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं वो बहुत अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।